क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो फ्रेंड्स, के से कोशिश के लाइव सेशन में आपका बहुत बड़ा वेलकम है। आज क्या पढ़ना है? सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, साइंस का चैप्टर है। बच्चों याद रखो, मैं जो आपको बार बार कहती हूँ, साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, रटना बिल्कुल नहीं। उसको एग्जाम्पल से समझो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के एग्जाम्पल से समझो, फिर वो ना आपकी ज़िंदगी में लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरह बन जाएगी। तो आज इसको हम एग्जाम्पल्स के तौर पे सोचेंगे। ओके, मैं आपको एक मोमबत्ती दे रही हूँ और आपसे कहती हूँ इस मोमबत्ती पे खाना बनाओ, आप बना लोगे? नो मैम। क्यों? मैम क्योंकि वो हीट तो होगा लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। बिल्कुल सही। और अगर मैं आपको गैस देती हूँ, उस पर आप खाना बना लोगे? यस मैम। ठीक है ना? वो ज़्यादा देर टिक भी सकता है। एग्जैक्टली। तो बेटर ऊर्जा कौन सा हुआ? दोनों ही एनर्जी है। बेटर ऊर्जा कौन सा है? गैस। हाँ, क्योंकि एक यूनिट गैस से आप ज्यादा काम कर सकते हो, एक यूनिट मोमबत्ती से आप कम काम कर सकते हो। इस प्रिंसिपल को याद रखोगे? उत्तम ऊर्जा यानी कि एक यूनिट से कितना ज्यादा काम कर सकते हो। दो तीन और चीजें होंगी। किफायती होनी चाहिए। मोमबत्ती तो गैस से ज़्यादा किफ़ायती है, बट पर फिर भी देखो, अगर सब बैलेंस करो कि इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, जल्दी जल्दी आप दूर भेज सकते हो। क्या आप भेज सकते हो मोमबत्ती को बहुत जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह? ज़्यादा दूर नहीं भेज सकते हैं। तो इनसे और स्टोर कर सकते हो। तो गैस और मोमबत्ती दोनों को आप ये कर सकते हो, पर इन टर्म्स ऑफ कितना काम करती है, गैस इज़ फार मोर इफेक्टिव दैन मोमबत्ती। सही है ना? यस मैम। यही बात है ईंधन का, फ्यूल। आपकी मम्मी खाना बनाएगी, मैं आपकी मम्मी को देती हूँ लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, माइक्रोवेव और एक इलेक्ट्रिक स्टोव। मम्मी कौन सा पसंद करेगी? गैस सिलेंडर। वाई? मैम इजीली स्टोर भी किया जा सकता है, इजीली उसे ले भी सकते हैं, कहीं भी मतलब भेज भी सकते हैं उसे। और धुआं? उससे पॉल्यूशन भी कम होता है। नो धुआं। सबसे बड़ी बात है कि उसमें धुआं नहीं होता। आपकी मम्मी की लंग्स तो बच रही हैं। तो उत्तम ऊर्जा, उत्तम ईंधन, इन चीज़ों में यही 4 पॉइंट्स आप बिल्कुल याद रखना है। इन 4 पॉइंट्स को याद रखना है आपको। ठीक है, अब आप ऊर्जा के स्रोत सोचोगे तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक है ट्रेडिशनल, पारंपरिक, और एक है गैर पारंपरिक। सिंपल, बस इतना ही याद रखना। पारंपरिक में क्या आएगा? सबसे पहले हम देखेंगे लकड़ी। सदियों से लोग लकड़ी जलाते हुए आ रहे हैं। लकड़ी जलती है तो धुआं भी तो होता है। आग तो होती है, धुआं भी होता है उसके साथ साथ। अब लोग कोयला भी जलाते हैं, पर क्या आप जानते हो कोयला, पेट्रोलियम, इन चीज़ को बनाने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं प्रकृति को। और यूज़ करने में 1 मिनट में हम यूज़ कर डालते हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ यूजिंग। ठीक है ना? बहुत सालों से साइंटिस्ट सोच रहे थे कि कुछ ऐसा तरकीब हो कि धुआं कम हो और उसके पूरे हीट को हम चैनलाइज कर सकें। तो 1884 में चार्ल्स पार्सन नाम के एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने बनाया स्टीम टरबाइन। ये देखो मशीन, स्टीम टरबाइन मशीन। स्टीम टरबाइन का प्रिंसिपल क्या है कि अगर आप हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला स्टीम इस पे डालते हो तो ये स्टीम इसको बहुत तेजी से घुमाती रहती है, और घूमने वाली एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल। वेरी गुड, करेक्ट। अब ये कनेक्ट हो जाती है एक जनरेटर के साथ। जनरेटर को बनाया था चार्ल्स ब्रश नाम के साइंटिस्ट ने, और 1881 में। तो ये जब ये घूमने वाली एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर पे जाती है, ये कन्वर्ट होके बन जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करेक्ट। इसको आप याद करना, मैंने आपको वो चैप्टर पढ़ाया था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट देखे थे, फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड मेथड देखा था, जनरेटर का जो प्रिंसिपल होता है, डायनेमो का प्रिंसिपल होता है। हाँ, उसको एक बार फिर से आप देख लेना, फिर आपको रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये समझ आ गई ना कि मैकेनिकल से बिजली कैसे बनेगी, इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट होगी। अब हम देखेंगे कैसे इसको इंडस्ट्री में लाया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थर्मल पावर प्लांट, तापीय विद्युत परियोजनाएं, ये कैसे बनती है। ये देखो, ये है बॉयलर। यहाँ पे कोल, लकड़ी सब जल रहे हैं, ह्यूज हीट तैयार हो रही है। ये देखो ठंडा पानी आया, ठंडा पानी खोल के बाहर निकला, एकदम स्टीम बनकर जाकर हिट किया टरबाइन को। टरबाइन घूमने लगा, घूमता हुआ एनर्जी उसने पास किया जनरेटर में। जनरेटर में बना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वहाँ से चला गया ट्रांसफार्मर में, स्विच यार्ड में, फिर आपके घर। थर्मल पावर प्लांट बन गया। सही, क्लियर है ना? ओके। यही प्रिंसिपल हम लगाएंगे हाइड्रो पावर में भी, पर यहाँ पे वो हीट वाली बात नहीं आएगी। थर्मल पावर प्लांट को हम लोग कहते हैं कि ये क्लीन एनर्जी नहीं है, क्योंकि सोचो आप, आपके घर के पास पावर प्लांट है ना? हाँ, इज इट ए क्लीन? ऊपर हवा धुआं जो निकलता है वो साफ होता है?
नो मैम पोल्यूशन होता है, उसमें कई किस्म के गैसेस निकलती हैं, थोड़ा राख निकलता है। आज अगल बगल के जो वातावरण है वो, हालांकि वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं पौधे वौधे लगा कर कि टेम्परेचर कम करें, फिर भी वातावरण थोड़ा गर्म हो जाता है। तो विद हाइड्रो पावर को हम कहते हैं क्लीन एनर्जी। अब देखो, बांध में पानी है, अपनी स्थिति के अनुसार जो एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल। एब्सोल्युटली राइट, स्थितिज एनर्जी। अब देखो, बांध से ये पानी छोड़ा जाता है, जब ये चलता है तब ये कौन सी एनर्जी बनेगी? गतिज ऊर्जा। वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, ये गतिज ऊर्जा आई और आकर टरबाइन को घुमाने लगी। ठीक है, टरबाइन घूमने, मैकेनिकल एनर्जी चला गया जनरेटर पे, बिजली बनी, चला गया हमारे घर पे। सही है ना? क्लीन एनर्जी, ना धुआं, ना टेम्परेचर बढ़ा, ना राख बनी। पर इसकी एक प्रॉब्लम है, जब हम बांध बनाते हैं तो अगल बगल के जो गांव हैं, खेत खलियान हैं, ये सब पानी के अंदर। तो गांव के जो लोग हैं वो फिर कहीं और जाना पड़ता है ना, वो विस्थापित बन जाते हैं, लोगों को बुरा लगता है विस्थापन हो जाना। और जो खेत खलियान जो इसके नीचे जाती हैं उसमें ना सड़ जाती हैं पानी के नीचे, वो सारे पेड़ पौधे सब कुछ, और उसमें से गैस बनता है, मीथेन गैस, और उससे टेम्परेचर हाई होने लगता है। तो जितना क्लीन हम इसे कहते हैं उतना भी क्लीन नहीं है। एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं पवन ऊर्जा। ऐसा आपने देखा अपने गांव में पवन ऊर्जा घूम रहे हैं? हाँ, बचपन से देखते हुए आ रहे हो। ठीक है ना? तो हवा आती है, रोटर को, टरबाइन को घुमाती है, वो जाती है जनरेटर में और बिजली बनती है। इसका प्रॉब्लम क्या है जानते हो? एक पवन ऊर्जा, एक जो मिल होता है, एक जो रोटर होता है, उससे बहुत कम ऊर्जा बनती है। इसलिए आपको जगह चाहिए, ज़्यादा जगह, बहुत सारे लगे होंगे, सबका ऊर्जा इकट्ठा करोगे तो फिर एक सब्सटैंशियल ऊर्जा बनती है। तो ये एक प्रॉब्लम है पवन ऊर्जा की। दूसरी है, अगर आंधी आई तब क्या होता है? देखा है आपने? टूटने का वो, हाँ, कभी टूटने का भी डर रहता है। बिल्कुल, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये रहा। अच्छा, चौथा मेथड हम देखेंगे जो है बायोमास। गांव-गांव में, शहरों में भी आप देखते हो, जहाँ गाय भैंस होती हैं, गोबर तो बनता ही है ना, उसके हम उपले बनाते हैं। उपले को जब जलाते हो कितना धुआं होता है? बोलो। बहुत होता है, बहुत धुआं होता है। तो उपलो, उसकी जगह पे अगर गोबर को आप ज़मीन में एक टैंक में डाल दो और उसके साथ सड़ी पत्तियाँ, सब्जी, जो भी चीज़ घर से निकलता है, जो सामान, सब उसमें डालते रहो, तो वो सारा फर्मेंट होकर ना दो गैस बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़ दो और मीथेन को आप पाइप करके घर में ले जाओ, रसोई में। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड वायु पोल्यूशन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बट आपको याद है ना कि पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। हाँ, लेकर सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, करके भोजन बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो व्यवस्था हो गया। और जो मीथेन गैस, उसको पाइप में करके घर में ले जाएंगे, आपकी मम्मी के गैस स्टोव के साथ जोड़ देंगे, तो वो गोबर गैस से बढ़िया खाना बनेगा, फर्स्ट क्लास क्लीन एनर्जी। सही है? इज इट करेक्ट? वेरी गुड, ओके। अच्छा, एक और तरीका आप देखो, लकड़ी आजकल भी लोग काफ़ी जलाते हैं लकड़ी, पर लकड़ी से धुआं बहुत होता है। तो इसको कम धुएं के लिए और ज़्यादा ऊष्मा के लिए क्या करते हैं? चारकोल बनाते हैं। चारकोल को देखो, आपने लकड़ी लगाई, उसके ऊपर थिक करके मिट्टी लगा दी और फिर अंदर से आग लगा दी, तो कम हवा में जब ये लकड़ी जलती है, ये कन्वर्ट हो जाती है चारकोल में। फिर आप चारकोल को जलाओ, अच्छी तेज़ आग निकलेगी और नो धुआं। मैम, लेकिन अगर हम लकड़ी पे मिट्टी डालेंगे तो उससे तो धुआं होगा ना? मिट्टी अंदर रह जाएगा, मिट्टी के अंदर रह जाएगा, वो धुएं के अंदर जब पकेगा ना, उससे वो चारकोल बन जाता है लकड़ी। ओके। फिर चारकोल को जलाओ, बढ़िया, नो धुआं एंड लॉट ऑफ हीट। सही है? तो ट्रेडिशनल मेथड हो गए। चलो, अब हम गैर पारंपरिक की तरफ से निकल पड़ते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे सनलाइट, सोलर। सब घर घर में आजकल देखते नहीं हो, सोलर पैनल लगा हुआ है। देखा है? नहीं देखा है? सबके छत पे ये देखो, ऐसे देखे हैं ना सोलर पैनल। तो सोलर पैनल का जब धूप आती है, ये सोलर पैनल धूप से बिजली में कन्वर्ट करती है, और करके या तो आप बैटरी में स्टोर करो या आप उसे ग्रिड में भेज दो, आपको जैसे आप इस्तेमाल करना चाहते हो। इसका एक प्रॉब्लम है कि इसको जब एक बार लगाते हो ना, इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। इसके जो पैनल्स देख रहे हो, ये पैनल्स, इसको जोड़ने के लिए चांदी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी कॉस्ट हाई होती है। याद रहेगा आपको? अच्छा, ये देख लो क्या कर रही है, खाना बना रही है। इसने कैसे किया खाना बनाना? नो गैस, नो चूल्हा, नथिंग। उन्होंने क्या किया? चावल दाल सब अलग अलग बर्तन में रखे और उसमें जो भी पानी मसाला सब डाल के बंद करके इसको सोलर कुकर में रख दिया, बंद करके इसको धूप में, कड़ी धूप में रख दिया। तो इसके ऊपर कांच लगा रहता है, ये कांच धूप को अंदर फोकस करता है, और बंद है ना, तो ये गर्मी निकल नहीं पाती है, तो उस गर्मी में खाना पक जाता है। मैम, इसको हम घर पे बना सकते हैं? व्हाई नॉट?
मैम गैस बचेगा बहुत। बिल्कुल बचेगा, पर बरसात वाले दिन पे काम नहीं करेगा। जब मैम गर्मी लेकिन रहेगी। जैसे इसमें पिक्चर में दिखा रहा है कि उसका जो बक्से में बंद कर रखा है उसका ढक्कन तो खुला हुआ है। अभी तो दिखाने के लिए कहीं है ना, पर वो बंद हो जाएगा। ढक्कन वो बंद करके बंद आपको करके बनाना। बंद करके कुकिंग करोगे, नहीं तो हीट तो सारा निकल जाएगा। तो मैम उसकी हीट वो उसके बक्से के अंदर कैसे जाएगी? ये जो शीशा है ना, शीशे के अंदर से हीट ट्रांसफर होती है, Yes, ma'am. फोकस होके हीट जाएगी अंदर, एकदम लेजर की तरह हीट जाएगी और फिर वो गर्मी उसमें उत्पन्न होगी। Yes, इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज इट ओके? तो सोलर के बाद हम देखेंगे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, समुद्र का ऊर्जा। अब समुद्र देखो कितना निरंतर है, सदियों से सदी हमेशा हमेशा चलता आ रहा है समुद्र, और ऊपर नीच कभी रुकता नहीं है, ठीक है ना। ज्वार आता है, Yes, ma'am. ज्वार देखोगे, ये देखो, बिल्कुल, और भाटा आता है, ये देखो भाटे की भी तस्वीर, ठीक है ना। इसमें अगर आप टरबाइन लगाओ, ऐसे जगह पे लगाओ कि ज्वार और भाटा दोनों में ये टरबाइन घूमता रहे, और इसमें से जनरेटर के साथ कनेक्ट होगा, बिजली बनेगी, चलेगी, टाइडल एनर्जी। पर ये कॉस्टली है, क्योंकि समुद्र के अंदर लगाना करना ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए ये बहुत कॉमन अभी तक नहीं है। तो एक तो ये ज्वारीय ऊर्जा हुआ, एक और होता है जिसको हम कहते हैं तरंगीय ऊर्जा। समुद्र के बीच में जाओ तो देखो हर वक्त ऐसे धड़ाम 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 ह्यूज वेव्स चल रही हैं, कॉन्स्टेंटली गिर रहे हैं, सोचो कितनी मैकेनिकल एनर्जी है। और वहाँ पे अगर आप एक टरबाइन लगाओ तो सोचो कितना आप एनर्जी उसमें से निकाल सकते हो। पर वही बात, समुद्र के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना Yes, करना। एक और मेथड है, देखो आपने वो वाला वीडियो देखा है ना, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, जिसपे मैंने आपको बताया था कि समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ी ज्वालामुखी की चेन है, Yes, ma'am. फूटती रहती है, हीट बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो अगर आप पानी का पाइप देख रहे हो, एकदम नीचे उस ज्वालामुखी तक ले जाओ, तो उस ज्वालामुखी के गर्मी से कोल्ड वाटर एकदम हॉट वाटर स्टीम बन के ऊपर आएगा, ऊपर आकर टरबाइन घुमाएगा, जनरेटर बनेगा, बिजली बनेगी। मैम ये भी तो बहुत ज्यादा कॉस्ट तो है, इसीलिए तो कॉमन नहीं है, इसीलिए तो कॉमन नहीं है। अगर यह असुलभ होता, आसान होता, रिमेंबर ऊर्जा के हमने क्या क्या बोले, सुलभ होना चाहिए, जहाँ आसानी से मिलना चाहिए, आसानी से स्टोर, कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए कॉमन नहीं है, पर है एक सोर्स और ये निरंतर चलता रहता है। ओके, अच्छा, एक और सोर्स है जिसको हम कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। आप और वो याद करो, इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाला हमारा जो वीडियो था, उसमें हमने बताया था ना कि अर्थ के कई लेयर्स होते हैं। Yes, ऊपर वाला लेयर इज क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। इसकी टेम्परेचर जो होती है ना वेरी वेरी हाई। तो अगर आप पानी का पाइप उतना नीचे तक ले जाओ, उतना 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 80 किलोमीटर कभी कभी वहाँ तक आप ले जाओ पाइप, तो वो ठंडा पानी नीचे जाएगा और एकदम खौल के वापस आएगा उस हाई टेम्परेचर में। फिर उसको टरबाइन, जनरेटर, बिजली। तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या था, टरबाइन, जनरेटर, बिजली, ट्रांसफार्मर से बिजली, ट्रांसफार्मर से बिजली। इसको आप कोयला लगाओ, पानी लगाओ, हवा लगाओ, समुद्री ज्वार लगाओ, भूतापीय ऊर्जा लगाओ, सभी में एक ही प्रिंसिपल चलेगा। यस मैम। एक और बाकी है, जस्ट वन मोर, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे कई एडवांस्ड कंट्रीज़ में यही मेन पावर है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी या नाभिकीय ऊर्जा। कुछ हैवी मेटल्स होती हैं जैसे प्लूटोनियम, यूरेनियम, इसका जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उस पर ना जब न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है तो ये नाभिक फट जाता है, कुछ फट के कुछ और बन जाता है। और जब फटता है ना, उस पर जो एनर्जी निकलती है, आपने एटम बॉम्ब सुना है ना, यस मैम। वो वही फटने वाली एनर्जी है। तो इस एनर्जी को साइंटिस्ट चाहते हैं कि इसको हम कैसे इसको पकड़े, इसको कैसे यूज़ करें। तो ये देखो, ये रिएक्टर है, रिएक्टर में ये फट रहा है, ये रिएक्टर ज़मीन के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। रिएक्टर है, फट रहा है, अब पानी का पाइप आया, गर्म ठंडा पानी आया, गर्म खौलता हुआ बाहर गया, फिर वही टरबाइन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, आपके घर में बिजली। यस मैम। अब मैंने आपको तो कई सारे बताए, अब मुझे ये बताओ इसमें से रिन्यूएबल कौन से हैं, नवीकरण किस किस का होता है? मैम नवीकरण सन का हो सकता है। वेरी गुड, सन का होता है, पानी का, हाँ, अगर बरसात अच्छी हो तो नवीकरण है। और मैम हवा से हो सकता है। हवा है, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। ये जैविक, बिल्कुल, बायोमास, गैस जो बिल्कुल सही, दीज आर ऑल। और ये जो कोयला, पेट्रोलियम, ये सब है नॉन रिन्यूएबल। यस मैम। इनको बनाने में सदियां लगी थी, पर यूज़ करने में ऐसे यूज़ होता है। न्यूक्लियर एनर्जी को कुछ लोग कहते थे पहले ये रिन्यूएबल है, पर आज कहा जाता है कि ये नॉन रिन्यूएबल है, अनवीकरणीय है। क्यों है? क्योंकि जब वो न्यूक्लियस फटता है ना, तब वो वापस आके वही चीज़ नहीं बनती, वो कुछ और चीज़ बन जाती है।
अब न्यूक्लियर एनर्जी में आप जैसे हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और इससे हम खूब सारा पावर बना सकते हैं, पर याद रखना ये एक डेंजरस चीज़ है। अगर लीक हो गई ना तो अगल बगल के लोगों को बहुत बीमारियां हो जाएंगी। रशिया में चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था, वहाँ भी ऐसी लीक हो गई थी न्यूक्लियर एनर्जी। और जापान में सुनामी आ गई थी, तो वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो समुंदर के बगल में था, तो वो उसके अंदर तो सारा समुंदर का पानी वो सारा कंटेमिनेट हो गया था इसकी वजह से। तो इससे बहुत मछलियाँ वगैरह सब मर गई उसमें जो आई थी। तो इन चीज़ों को याद रखना है कि अच्छा स्रोत भी होना चाहिए, उत्तम स्रोत वही होगा जो हमारे लिए हेल्दी भी है, इसको भी हमें याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका चैप्टर ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और इसका सारा राइटअप आपको मिल जाएगा हमारे ब्लॉग पोस्ट पर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे बहुत सारे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए ला रहे हैं। एक चीज़ आप ज़रूर याद रखना, आप हमारे जो फेसबुक, इंस्टा, मौज, शेयर चैट, उस पर हम डेली इंस्पिरेशनल पोस्ट डालते हैं, आप देखते हो ना? यस मैम। तो आप भी इसे देखिए, आपको अच्छा लगे तो हमें तो और भी अच्छा लगेगा। एंड फाइनली बच्चों, साइंस को कभी रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ एग्जाम्पल से समझना। हमारे चारों ओर ज़िंदगी में हर रोज साइंस चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से